प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत आपके अपने कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मैं हूं शालिनी मित्तल और आज हम बात करेंगे अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन पर। श्रोताओं, अंगदान एक ऐसा विषय है जो न केवल व्यक्ति की जिंदगी को प्रभावित करता है बल्कि परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। इसे लेकर जागरूकता, शिक्षा और संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके महत्व को समझ सकें और इस दिशा में आगे बढ़ सकें। माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात के फरवरी अंक में इस पहलू को उठाया है और हमारे साथ इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए दो एस्टीम्ड गेस्ट हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार। आप नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी नोटो के डायरेक्टर निदेशक हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरविंद आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। धन्यवाद मैडम। सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को नमस्कार। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं श्री बलराम। आप सीनियर मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं और साथ ही साथ सीनियर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं ऑर्बो यानी ऑर्गन रिट्रीवल एंड बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एम्स, न्यू दिल्ली में। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। और सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद कहूंगा कि वो इसके बारे में जानने के इच्छुक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने समय निकाला है और इस बेहद सेंसिटिव विषय पर आज हम बातचीत करने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो श्रोताओं से एक विशेष अनुग्रह करना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को जरूर सुनें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाएं, क्योंकि इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है और माननीय प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर चुके हैं मन की बात में। तो सबसे पहले कार्यक्रम में क्यों ना ये सुन लें कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस विषय पर क्या कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख कुछ और हो ही नहीं सकता। छोटे से बच्चे को खोने का दुख तो और भी गहरा होता है। कुछ ही दिन पहले हमने केरला की एक नन्ही मासूम आलिन शेरिन अब्राहम को खो दिया है। महज 10 महीनों में वो इस दुनिया से चली गई। कल्पना कीजिए, उसके सामने पूरी जिंदगी थी जो अचानक खत्म हो गई। कितने ही सपने और खुशियां अधूरी रह गई। उसके पेरेंट्स जिस पीड़ा से गुजर रहे होंगे उसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतने गहरे दर्द के बीच भी आलिन के पिता अरुण अब्राहम और मां शेरिन ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे हर देशवासी का हृदय उनके प्रति सम्मान से भर गया है। उन्होंने आलिन के अंगदान का फैसला किया। इस एक फैसले से पता चलता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी है और व्यक्तित्व कितना विशाल। एक तरफ वे अपनी बच्ची को खोने के शोक में डूबे थे, तो वहीं दूसरों की मदद का भाव भी उनमें भरा था। वे चाहते थे कि किसी भी परिवार को ऐसा दिन देखना न पड़े। आलिन शेरिन अब्राहम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका नाम देश के कम उम्र की ऑर्गन डोनर्स में जुड़ गया है। साथियों, इन दिनों भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इससे उन लोगों की मदद हो रही है जिन्हें इसकी जरूरत है। इसके साथ ही देश में मेडिकल रिसर्च को भी बल मिल रहा है। इस दिशा में कई संस्थाएं और लोग असाधारण कार्य कर रहे हैं। साथियों, केरला की आलिन की तरह ही ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑर्गन डोनेशन के जरिए किसी को दूसरा जीवन दिया है। जैसे दिल्ली की लक्ष्मी देवी जी हैं। उन्होंने बीते वर्ष केदारनाथ की यात्रा की। इसके लिए उन्हें 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने यह यात्रा हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद की। उनका हार्ट केवल 15% ही काम कर रहा था। ऐसे में उन्हें एक डोनर का हार्ट मिला
जिसकी मृत्यु हो गई थी, इसके बाद तो उनका जीवन ही बदल गया। पश्चिम बंगाल के गौरांग बनर्जी 2 बार नाथुला गए हैं। ये समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और खास बात ये है कि उन्होंने ये उपलब्धि लंग ट्रांसप्लांट के बाद हासिल की। राजस्थान में सीकर के रामदेव सिंह जी को किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा था। आज वे स्पोर्टिंग एक्टिविटी में कमाल कर रहे हैं। साथियों, आपको इस तरह के बहुत से प्रेरक उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। इससे यह बात फिर साबित होती है कि किसी एक की नेक पहल न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मैं उन सभी लोगों के हृदय से सराहना करता हूं जिन्होंने ऐसे नेक कार्य किए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और हमारे 2 विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनिल कुमार और श्री बलराम। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर अनिल कुमार आपसे जानना चाहूंगी, नोटो, आप उसके डायरेक्टर हैं, तो एक तो ये क्या है नोटो का कार्य और किस तरह से ये कार्य करती है, प्रक्रिया क्या होती है? नोटो एक एपेक्स लेवल की राष्ट्रीय स्तर की एक बॉडी है जो कि ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में पॉलिसीज बनाना, गाइडलाइंस बनाना और एपेक्स लेवल से भारत सरकार का जो एक ट्रांसप्लांट का एक्ट है उसके अंदर में जो भी प्रावधान किए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना राष्ट्रीय स्तर से, जिससे कि सारे राज्य और जो भी अस्पताल ट्रांसप्लांट की गतिविधियों में शामिल हैं या ऑर्गन डोनेशन करवाने में शामिल हैं तो उनको एक दिशा निर्देश मिल सके, एक प्रॉपर गाइडलाइंस उनके लिए बना सके। तो प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस बनाना और एक राष्ट्रीय स्तर की रजिस्ट्री बनाना। और नोटो जो है एक पूरा नेटवर्क है। नोटो उसका एक चरम सीमा पे एक ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी इसके अंदर हमारी 5 रीजनल स्तर की भी संस्थाएं हैं और टोटल 31 राज्यों में भी ये नेटवर्क फैल चुका है, जिसमें 26 राज्य ऐसे हैं जिनको सोटो बोलते हैं, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, वो वहां पे एस्टेब्लिश की जा चुकी हैं जी। तो 5 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 26 स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और नोटो एपेक्स लेवल पे इन सब के साथ में मिलकर, और इसमें जितने भी अस्पताल, लगभग 950 अस्पताल ऐसे हैं जो भारत देश में जो या तो ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जिसमें से 800 से ज्यादा ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं, और बाकी जो अस्पताल हैं वहां पे ऑर्गन डोनेशन के लिए जिन्होंने लाइसेंस ले रखा है। तो उन सब का एक नेटवर्क है। तो इस नेटवर्क की स्थापना की जरूरत क्यों हुई जी? और एक तो ये हमारा जो पार्लियामेंट का एक्ट है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट, उसके अंदर में ये प्रावधान किया गया है कि एक नेटवर्क बनाया जाएगा। तो जिनको जरूरत है, अंगों की जरूरत है या जो देना चाहते हैं, तो उन सब का एक व्यवस्थित तरीके से उनको एक वेटिंग लिस्ट के द्वारा, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के द्वारा हम उनको अंग दिलवा सकें। और उनको अंग जो है दिलवाने से क्या होगा कि जो देना चाहते हैं उनको भी सुविधा होगी, जिनको अंग प्राप्ति की जरूरत है उनको भी एक सुविधा रहती है, और उनको भी हम एक नंबर वाइज से और वेटिंग लिस्ट के जरिए उनको, जिससे कि जो डोनेट कर रहे हैं वो अंग वेस्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि डोनेटेड अंग भी हम एक विद इन द टाइम लिमिट ट्रांसप्लांट मैं ये जानना चाह रही थी, आपने खुद जिक्र किया कि वेटिंग लिस्ट कुछ बनाई जाती है, तो उसकी भी प्रक्रिया के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि हमारे लिसनर्स जाने। लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताइए कि एक तो इसकी स्थापना कब हुई, जैसा आपने बोला कि इसकी जरूरत को महसूस किया गया, तो इसकी स्थापना कब हुई नोटो की, और अभी भारत की अगर हम स्थिति देखें अंग की जरूरत के हिसाब से, तो वो कहाँ पर हम खड़े होते हैं? देखिए, नोटो जो है, ट्रांसप्लांट जो एक्ट अमेंड हुआ 2011 में, उसके बाद रूल्स बने 2014 में। तो 2014 से 15 वाला जो साल था उसके बीच में इसकी स्थापना की गई और राष्ट्रीय स्तर पे संस्था बनाई गई, और फिर बाद में रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, और अभी ये नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है। और वैसे मैंने बताया कि कुछ गिनती की बहुत छोटी स्टेट्स को छोड़ करके ज्यादातर स्टेट्स में ये नेटवर्क अब आ चुका है, और इसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर की रजिस्ट्री है, नोटो मेंटेन करती है, और नेटवर्क में जितने भी अस्पताल ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वाले हैं और या जो ऑर्गन डोनेशन करवा सकते हैं, तो उन सब का एक ये पूरा एक नेटवर्क है, जिससे कि जिनको जरूरत है, जिन सबका पता लग सके कितनों को जरूरत है, कितनों की नहीं है। अगर हम देखें तो अभी फिलहाल एक एस्टिमेटेड जरूरत है, तो लगभग हर साल भारत में 2 लाख से ज्यादा
व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके किडनी फेल हो जाते हैं, वो नए मरीज आ जाते हैं। अच्छा। हर साल 2 लाख नए पेशेंट किडनी फेलियर के हो जाते हैं। या तो उनका ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है या उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो डायलिसिस में आप जानते हैं कि कितनी दिक्कत होती है। उसके अलावा लिवर के भी लगभग 50,000 से ज्यादा लिवर फेलियर के केसेस हर साल नए जुड़ जाते हैं। उसके अलावा हार्ट फेलियर के भी 50,000 हैं। फिर पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन और लंग फेलियर के भी केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, आपने देखा होगा कई जगह, तो उनसे भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो अंग फेलियर के केसेस की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इनका बेस्ट इलाज होगा जब पूरा अंग फेल हो जाता है तो उसको हम अंग को बदल देना। तो जैसे कि किसी गाड़ी में पार्ट फेल हो जाता है तो हमें उसको बदलना ही पड़ता है। तो ऐसे ही ये एक व्यवस्था ऐसी है कि जब अगर अंग फेल हो गया तो हमें उसे बदलना ही एक बेहतर उसका इलाज होता है। अब अंग कोई फैक्ट्री में तो बनते नहीं है, तो कोई दान करेगा तो ही वो अंग हम दिलवा पाएंगे। लेकिन दान बहुत कम होता है, इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, नोटो, रोटो, सोटो या जो अस्पताल हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो सब इस प्रयास में रहते हैं कि लोग ज्यादा ज्यादा आगे आएं और अंग दान के लिए आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, आपने सही बात बोली डॉक्टर अनिल। और साथ साथ आकाशवाणी की बात की जाए तो हम भी इस प्रयास में बिल्कुल सरकार के साथ हैं, नोटो के साथ हैं, सोटो के साथ हैं, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी देशवासी हैं वो स्वस्थ रहें। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जागरूकता की आवश्यकता है, और उसी पर आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों लोग अंगदान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए। वेटिंग लिस्ट, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन, बहुत सारी चीजें हमें लिसनर्स को बतानी है। तो इस कार्यक्रम में अंत तक रहिएगा। लेकिन हमारे साथ बलराम जी भी हैं जो कि सीनियर मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, साथ ही साथ सीनियर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं, और वो एम्स न्यू दिल्ली में। तो आपसे मैं ये सर जानना चाहूंगी कि ये जो ऑर्गन रिट्रीवल एंड बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्स में, ये क्या कार्य करती है और किस तरह से इसकी प्रणाली चलती है? देखिए मैम, ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन 2003 में एस्टेब्लिश हुई थी। तो बेसिकली पूरा जो प्रोसेस इस तरह से है कि अब तो क्योंकि नोटो है हमारे पास में पूरी कंट्री को देखने के लिए, तो उस टाइम पे जब एस्टेब्लिश हुई थी तो वो फेयर एंड इक्विटेबल जो ऑर्गन डोनेशन को लीगलाइज तरीके से कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें उस टाइम पे 0 से स्टार्ट हुआ था। अभी तो काफी अवेयरनेस भी हो गई है और नोटो ने भी बहुत बड़ा काम किया है। भारत सरकार ने इतने अच्छे प्रोग्राम किए हैं जिसकी वजह से लोगों में, सोसाइटी में बहुत अवेयरनेस आ गई है। तो अभी जो है, जब भी मान लीजिए हमारे पास में ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो हम पूरा हॉस्पिटल में इन हाउस अगर हमारा है, मतलब हॉस्पिटल में कोई केस है जिसके कि इस तरह का केस है जो ब्रेन डेड हो गया है, जिसको मस्तिष्क मृत्यु कहते हैं, अगर वो केस है तो हम राउंड्स लेते हैं आईसीयू के, और वहां पे अगर हमको कुछ मिलता है पोटेंशियल तो फिर आगे हम उसको लीगलाइज तरीके से क्लिनिकल जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज होती है उसको कंप्लीट करते हैं। फैमिली को काउंसलिंग होती है, और अगर फैमिली हाँ करती है तो फिर आगे उनको नोटो के साथ मिलके ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे प्रोसीड करते हैं। इसके अलावा जो हम लोग बहुत सारे इन हाउस कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कि हम अपने हॉस्पिटल में, एम्स में, जैसे कि अभी हम जो कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें कि मैंडेटरी रेजिडेंट डॉक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, एसआर, सीनियर रेजिडेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं 1 डे का। उसी हिसाब से हम नर्सेस का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। और जब भी कोई हमारी सोसाइटी से, कम्युनिटी से हमें कैंप के लिए बुलाते हैं तो हम कम्युनिटी के बीच में जाके भी ऑर्गन डोनेशन के अवेयरनेस कैंप करते हैं। उसके अलावा जो हर हॉस्पिटल को लाइसेंस लेने की जरूरत होती है ट्रांसप्लांट के लिए भारत सरकार से, नोटो से, तो हम फिर वो लाइसेंस भी अपने इंस्टीट्यूट के लिए प्रोक्योर करते हैं। तो इस तरीके से हमारे बहुत इस तरीके के कार्यक्रम है जिसमें कि हम और वो सारी एक्टिविटी को करता है। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। डॉक्टर अनिल, जैसा डॉक्टर बलराम जी ने भी बताया कि किस तरह से आप एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, नोटो भी और वो भी। मुझे ये पहले बताइए, क्योंकि हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि क्या अंगदान विभिन्न प्रकार का भी हो सकता है, वो प्रकार क्या है? अंगदान 2 तरह से होता है। या तो जीवित व्यक्ति अंगदान, जैसे मैंने बताया कि अंग किसी फैक्ट्री में नहीं बनते हैं, कोई दान करेगा तो ही हम किसी को उसको दे पाएंगे अंग को ट्रांसप्लांट के लिए। तो अंग जो है आप निकाल सकते हैं सिर्फ इलाज के लिए। कानून ये कहता है कि अंग अगर निकालना है तो सिर्फ किसी के इलाज के लिए, यानी कि ट्रांसप्लांट के लिए हम उसे निकाल सकते हैं। तो या तो जीवित व्यक्ति अंगदान करता है, तो जीवित व्यक्ति से ज्यादातर 2 तरह के अंगदान हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 2 किडनी होती है, तो 1 किडनी हम दान कर सकते हैं। उसके बाद हमारी वो किडनी हमेशा के लिए लॉस हो जाती है, पर 1 किडनी बचती है जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। उसमें आदमी को जीवन चलाने के लिए 1 किडनी की ही जरूरत होती है। तो एक तो हम जिंदा रहते 1 किडनी दान कर सकते हैं, दूसरा हम लिवर का 1 हिस्सा दान कर सकते हैं। लिवर के 2 लोब होते हैं, राइट या लेफ्ट लोब, तो उनमें से 1 लोब हम दान कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा राइट लोब होता है, तो अगर आपको ज्यादा लिवर की जरूरत है वॉल्यूम की, तो आप राइट लोब दान करते हैं।
या लेफ्ट लोब दान करते हैं। तो लिवर में एक खासियत ये है कि वो अंग दान करने के बाद भी लिवर रीग्रो कर जाता है। तो लिवर आपका लॉस नहीं होता, वो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपका पूरा लिवर बन जाता है, तो आपका लिवर पूरा रीग्रो कर जाता है। तो ये मेन मुख्य 2 अंग हैं जो आप दान कर सकते हैं एज ए जिंदा। और जिंदा व्यक्ति की उम्र 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए, वो ही व्यक्ति अंग दान एज ए जीवित व्यक्ति कर सकता है। तो उससे मृत्यु उपरांत जो अंगदान होता है उसमें आमतौर पे जो अंगदान की बात जब हम करते हैं तो सामान्यतः जब ब्रेन स्टेम डेथ होती है, आईसीयू के अंदर पेशेंट होता है, तो ये पेशेंट 2 तरह के होते हैं, जिनमें सिर में चोट आई होती है और या उनका स्ट्रोक हुआ होता है, बड़ा स्ट्रोक के मरीज होते हैं। तो इन दोनों तरह के मरीजों में ब्रेन स्टेम डेड होने का चांस पूरा रहता है, तो ब्रेन मृत्यु हो जाती है। तो उसमें हम अंगों का जो बाकी सब अंग हैं वो फंक्शनल रहते हैं। परिवार को ये बताया जाता है कि आपका फैमिली मेंबर ये ब्रेन स्टेम डेड हो चुका है, अब ये मृत्यु हो चुकी है और ये वापस नहीं आ सकता किसी भी तरह से। तो ब्रेन स्टेम डेड व्यक्ति जो होता है, जो डेड हो चुका है, सिर्फ उसे हम मशीनों से चला रहे हैं और तब तक चलाते हैं जब तक कि परिवार उसको अगर एग्री कर लेता है तो हम तब तक चलाते रहते हैं उसको। तो अगर वो उस समय परिवार इस स्थिति को समझ करके अंगों का दान करता है तो उससे हम 6 तरह के अंग जो हैं, जो कि किडनी है, लिवर, जो पहले जीवित व्यक्ति भी दान कर रहा है तो 2 किडनी मिल जाती है, 1 लिवर मिल जाता है, 2 लंग्स मिल जाते हैं, हार्ट मिल जाता है, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास। क्योंकि 2 पेयर्ड हैं, किडनी और लंग्स पेयर्ड हैं, तो वो 2-2 अलग अलग लोगों को जा सकते हैं। तो टोटल 6 अंग जो हैं 8 लोगों की जान बचा सकते हैं। सर, स्किन और बोन का भी डोनेशन के बारे में मैंने सुना है, इसके बारे में बताइए। इसके अलावा यही व्यक्ति जो ब्रेन स्टेम डेड हो गया है, इससे हम टिश्यूज का भी दान करा सकते हैं। तो मतलब इन अंगों के अलावा वो ही व्यक्ति टिश्यूज भी दान कर सकता है, जिसमें 70 से 75 तरह के टिश्यूज दान हो सकते हैं। तो उसमें कॉमन जो टिश्यूज हैं, कॉर्निया है, तो कॉर्निया जो है आजकल एक कॉर्निया 3 व्यक्तियों को भी लगाया जा सकता है, उसके लेयर में हो जाता है। तो 2 आईज जो है 6 व्यक्तियों को अलग अलग जा सकती हैं, मतलब इतना तक हो रहा है डेवलपमेंट अभी। उसके अलावा कॉर्निया के अलावा स्किन है जो कि बर्न पेशेंट में यूज होती है। उसके अलावा बोन्स हैं जो कि हड्डी में बहुत सारे ऐसे रोग हैं, असाध्य रोग, जिनमें वो इस्तेमाल होती है। हार्ट की वाल्व्स हैं जो हो जाती हैं, कार्टिलेज हैं, तो ये सब भी दान हो सकते हैं। और इनसे जान बेशक ना बचे, लेकिन उसकी आप ये देखिए कि लाइफ की गुणवत्ता कितनी बढ़ जाती है। जो देख नहीं रहा था वो अब देखने लग जाता है। तो ये भी एक व्यक्ति से ही दान होकर के कितने लोगों की हम जिंदगी संवार सकते हैं। और ये जो टिश्यूज का दान है, ये सामान्य मृत्यु के बाद भी हो सकता है। मतलब जब किसी वार्ड में डेथ हुई, जब ब्रेन स्टेम डेथ आमतौर पे किसी आईसीयू सेटिंग में होती है, और जब अंगों का दान की हम बात करते हैं, लेकिन जो ये टिश्यूज का दान है, ये सामान्य वार्ड में डेथ हो रही है तो वहां भी हो सकता है। क्योंकि ये टिश्यूज आमतौर पे 6 से 10 घंटे 12 घंटे तक भी, अगर उसको ठीक से ठंडे बॉक्स में रखा है बॉडी को, तो हम ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो टिश्यूज का दान घर से भी करा सकते हैं हम लोग, जैसे कॉर्निया है, स्किन है, बोन है, ये दान घर से भी हो सकता है। बाकी किसी नॉर्मल सामान्य जो हॉस्पिटल के अंदर दूसरे वार्ड वगैरह में डेथ होती है, तो वहां भी हम लोग टिश्यूज का दान करा सकते हैं। तो आपने जैसे बोला कि नॉर्मल डेथ पे भी इसको किया जा सकता है, तो उसके लिए भी कोई प्रक्रिया होगी जिसमें लोग डोनेट जो करना चाहते हैं, कोई फॉर्म भरना है या कुछ रजिस्ट्रेशन करना है? हाँ, उसकी प्रक्रिया बड़ी सरल है। आजकल आधार लिंक्ड कर दिया गया है उसको, और एक वेबसाइट के जरिए उसको बना दिया गया है। वेबसाइट का नाम मैं बता देता हूँ, noto.abdm.gov.in। सो noto.abdm.gov.in। और इस पे जाकर के आपको आधार नंबर डालना है, एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे जो आधार से लिंक्ड है, और वो ओटीपी डाल करके फॉर्म खुल जाएगा। आप अपना बेसिक डिटेल भरने पड़ते हैं, पेरेंट्स का नाम, कौन से अंग दान करना चाहते हैं, कौन से टिश्यूज दान करना चाहते हो, आप रजिस्टर करा सकते हैं। और अपने फैमिली मेंबर, 2 फैमिली मेंबर के नाम आप दे सकते हैं। तो उनको भी मैसेज चला जाएगा तुरंत कि आपने अंगदान के लिए रजिस्टर किया है। तो अंगदान के लिए रजिस्टर करने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंग निकाल ही लिए जाएंगे। तो भी मृत्यु उपरांत आपकी परिवार एग्री करेगा तो ही अंगदान होगा। तो हम ये बताते हैं कि अंगदान के लिए आप अपने परिवार को ये सारी बात जरूर बताएं कि आपने रजिस्टर कर लिया है। तो वैसे तो जो नंबर आप डालते हैं उन पे तुरंत मैसेज चला जाता है, लेकिन आप परिवार से जरूर डिस्कस कर लें कि मैंने रजिस्टर किया और मैं चाहता हूं कि मेरे मृत्यु उपरांत
अंगदान करवाए जाएं। तो अगर सामान्य मृत्यु होगी, घर पे मृत्यु होगी, तो आप टिश्यूज का दान कर सकते हैं। अस्पताल में आईसीयू में मृत्यु होगी तो आपके अंगों का दान हो सकता है, ब्रेन स्टेम डेथ सिचुएशन में। तो जैसे भी दान होगा तो वैसे आप दान के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आपने पहले से रजिस्टर किया होगा तो उस समय सहूलियत रहेगी अस्पताल को परिवार से बात करने में, परिवार को भी डिसीजन लेने में सहूलियत रहेगी कि उनको पता है कि एक हमारे इस परिवार के व्यक्ति ने अंगदान के लिए इच्छा जाहिर की थी। ये एक मॉरल ड्यूटी हो जाती है परिवार की, एक फर्ज हो जाता है कि मैं उसकी इच्छा को हम लोग आदर करें और उसको कराएं। तो ये वेबसाइट पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं और ये 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई थी। तो ये डिजिटल जो आधार लिंक वेबसाइट है और इस पे लगभग अब 5 लाख लोग होने वाले हैं जिन्होंने रजिस्टर करा लिया है। चलिए, ये अच्छी बात है और उम्मीद है इस कार्यक्रम के प्रसारण के बाद ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक बात आपने बोली कि जो अंगदान करने वाला इच्छुक है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, आपने नोटो की साइट के बारे में भी बताया। मैं ये और जानना चाह रही थी आपसे कि आपने कहा कि जो जीवित व्यक्ति है वो 18 साल की उम्र से ज्यादा हो तो ही दान कर सकता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जो अपने मन की बात में कहा कि एक 10 महीने की बच्ची का उन्होंने उदाहरण दिया कि उसके अंगदान किए गए हैं, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मृत्यु उपरांत अंगदान के लिए कोई एज की लिमिट नहीं है। ये जीवित व्यक्ति के लिए मैंने बताया था कि 18 साल या उससे ऊपर होना चाहिए। और प्लेज जब हम करते हैं, जो रजिस्टर करते हैं अपने मरने के बाद के दान करने के लिए, वो भी 18 साल से ऊपर का ही व्यक्ति प्लेज कर सकता है। लेकिन मृत्यु उपरांत कोई अंगदान करता है, किसी का अंगदान होता है, तो उसमें परिवार का ही कंसेंट देगा और बच्चे के केस में पेरेंट्स का कंसेंट मैंडेटरी होता है। उसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। छोटे से छोटा, इवन 1 हफ्ते का बच्चा भी, 1 महीने का बच्चा भी, उसके भी अंगों का दान हो सकता है। और 90 साल 100 साल के व्यक्ति के भी अंगों का दान हो सकता है अगर वो अंग फिट हैं, अगर वो अंग काम कर रहे हैं, कार्यशील हैं। मेन चीज होती है कि अंग फिट होने चाहिए, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी होने चाहिए, वो दूसरे में जाके जीवित रह सकते हैं और वो काम कर सकते हैं, बजाय कि हम उसको एक विद इन एक जो टाइम लिमिट है वो उनका हम दान करा दें। क्योंकि एक टाइम लिमिट के अंदर ही मृत्यु उपरांत जो अंग निकालने के बाद हमें विद इन ए टाइम लिमिट ही उसको ट्रांसप्लांट करवाना होता है, नहीं तो वो अंग खराब हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं इस अंगदान की प्रक्रिया जब होती है, जब किसी का कोई बहुत नियर एंड डियर जब स्थिति में होता है, जैसे आपने कहा ब्रेन डेड हो गया, तो उस समय डिसीजन लेना कितना टफ हो सकता है, ये सब हम उस मनस्थिति को समझ सकते हैं। ये जरूर मैं बलराम जी से जानना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं ये जिक्र करना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री ने रामदेव जी की बात की कि जो सीकर राजस्थान से हैं, और उनसे हमने फोन पर बातचीत की, और जैसा डॉक्टर अनिल ने बताया उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, और जैसे जीवित का ट्रांसप्लांट होता है तो उनकी मदर ने उनको किडनी दी। तो आइए पहले हम उनकी इस यात्रा के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामदेव जी आपका हमारे कार्यक्रम में, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम रामदेव सिंह है। मैं राजस्थान के एक सीकर जिले के एक छोटे से गांव कांवरपुरा का रहने वाला हूं। बेसिकली मेरी पढ़ाई छोटे से गांव में ही हुई है और हमारा मुख्य कार्य खेतीबाड़ी का, पशुपालन का यही है। वर्तमान में मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट सालासर में एक टेक्नीशियन की पोस्ट पर कार्य करता हूं। तो माननीय प्रधानमंत्री ने इस बार मन की बात में आपका जिक्र किया है कि किस तरह से आपको समस्या आई, किडनी में आपकी समस्या हुई, किडनी फेल हुई, और किस तरह से ट्रांसप्लांट होने के बाद भी आपने हार नहीं मानी और आप न केवल जीवन जीने की एक आपकी जिजीविषा मान सकते हैं, और आपने खेलों में भी अपना नाम रोशन किया है, देश का, राजस्थान का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि किस तरह से इसकी शुरुआत, किडनी कब फेल हुई आपकी और किस तरह से ट्रांसप्लांट हुआ? जी, जब 2012 में मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था जीएसएस के ऊपर, तो मुझे अचानक पता चला कि मेरे सिम्टम आ रहे, स्वेलिंग आना, उल्टियां होना, जी घबराना। एकदम से ऐसा लग रहा था कि कोई पहाड़ सा मेरे ऊपर टूट पड़ा है। तो फिर मैं डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उन्होंने आपने सिम्टम्स को अवॉइड किया है, जो आपके सर दर्द रहता था, जो आपको बीपी हाई रहता था। मैं क्या संघर्षशील किसान परिवार से हूँ, तो इन चीजों को अवॉइड कर देता था कि चलो कोई बात नहीं, हो रहा है, फिर भी आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। क्या उम्र थी उस समय आपकी? उस समय मेरी 22 साल उम्र। 22 साल की उम्र थी, बहुत कम उम्र थी, और ये सब परेशानियां आपके ऊपर आई। तो कैसे ट्रांसप्लांट हुआ और किस तरह से उसकी देखभाल
की गई? जी, मैं ट्रांसप्लांट से पहले आर्मी की तैयारी करता था और मैं फिजिकल एक्टिविटी में बहुत रुचि लेता था, लेकिन जब पता चला कि किडनी डैमेज हो चुकी है तो अब ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय है नहीं। हमने सारा करके देख लिया, इधर उधर कुछ फायदा नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर ने कन्विंस किया, रिश्तेदारों ने, साथियों ने कि ट्रांसप्लांट करवा लो। तो मेरी मम्मी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार थी, लेकिन मेरे मन में तो बहुत सारी भ्रांतियां थी कि उसके बाद मम्मी का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो वो सब भ्रांतियां मेरी निकली इधर उधर जानकारी से, डॉक्टरों की सलाह से, और मेरी मम्मी ने मुझे अपनी एक किडनी दान दी, मेरा जीवन बचाया। और ट्रांसप्लांट के बाद जैसे नए जीवन मिला हो मुझे, ऐसा लग रहा था और मैं बहुत ही स्वस्थ महसूस कर रहा था। वो सारे सपने मैं पूरे कर रहा हूँ जो ट्रांसप्लांट से पहले कभी देखे थे। ट्रांसप्लांट से पहले बहुत सारे डर थे दिमाग में, बहुत सारी भ्रांतियां थी, वो सब डॉक्टरों की सलाह से, परिवार की सहमति से, रिश्तेदारों के सहयोग से पूरा हो पाया। जैसा आपने बताया 2012 में आपकी सर्जरी हुई और अब 26 है, तो काफी साल हो चुके हैं। तो आप को अब कोई समस्या तो नहीं आती? स्वास्थ्य समस्या कोई समस्या नहीं आती, वो जो नॉर्मल सर्दी जुकाम वो चलता रहता है, लेकिन ऐसे कोई बड़ी समस्या नहीं आई। मैं अपनी खेती बाड़ी का काम, ड्यूटी का काम, स्पोर्ट्स खेलने का काम, पेड़ पौधे लगाने का काम, ये सारे काम बहुत रुचि से करता हूँ और भगवान को और अपनी मम्मी को थैंक यू देता हूँ जिन्होंने मेरा जीवन बचाया और मेरे सारे सपने पूरे करने में मेरी मदद। जी, अब खेलों में कैसे आए ये बताइए, कैसे ये सोचा कि मैं खेलों में आऊं और इसमें नाम रोशन करूं? खेलों में मेरे ट्रांसप्लांट से पहले ही रुचि रही है। मैं आर्मी की तैयारी करता था, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद में मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी खेल पाऊंगा। जब मैंने सोशल मीडिया के थ्रू देखा कि ऐसे कोई गेम्स भी होते हैं जो ट्रांसप्लांट खिलाड़ी खेलते हैं, फिर मैं मुंबई ट्रांसप्लांट गेम्स में गया, वहाँ मेडल्स जीते। उसके बाद ऑर्गन इंडिया से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हमें ट्रेन किया और वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 जर्मनी के लिए लेके गए। वहाँ पर हमने इंडिया की तरफ से खेला, अच्छा प्रदर्शन किया और 4 मेडल जीते। कौन कौन से खेलों में भाग लेते हैं रामदेव जी आप? जी, बेसिकली एक खिलाड़ी 5 खेलों में भाग ले सकता है, जिसमें मेरे जेवलिन थ्रो था, लॉन्ग जंप था, डिस्कस थ्रो था, बॉल थ्रो था और 200 मीटर रेस। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और देश का और अपने राज्य का नाम रोशन करते रहें। चलते चलते एक संदेश क्या रहेगा, क्योंकि अंगदान एक महादान कहा जाता है, तो क्या संदेश देंगे हमारे सुनने वालों के लिए? जी, आज मैं सुनने वाले लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कृपया अंग और ऊतक दान के लिए प्रतिज्ञा लेने पर विचार करें, अपने परिवार से बात करें, उनके साथ अपना निर्णय साझा करें, जागरूकता फैलाएं। आइए हम ऐसा राष्ट्र बनाए जहाँ किसी अंग के इंतजार में कोई भी जीवन बर्बाद न हो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज बात कर रहे हैं अंगदान एक महादान उस पर, और विस्तृत जानकारी आप तक पहुंच रही है हमारे 2 विशेषज्ञों के माध्यम से। अभी हमने सुना रामदेव जी ने क्या कहा, बलराम जी हमारे साथ हैं, सीनियर सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं। जैसे इन्होंने कहा कि बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हैं, इसके बाद खेलों में भाग ले रहे हैं और सीकर का नाम, राजस्थान का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। तो क्या बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है आदमी डोनेशन के बाद? हाँ नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाता है। जैसे कि आप देखिए, अगर मान लीजिए अब किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है और किडनी नहीं मिल रही है तो हफ्ते में 3 दिन उसको अस्पताल में ही बिताने पड़ते हैं, कई बार डायलिसिस की वजह से। मेरे पास में भी एक इसी तरह से केसेस था जिसमें कि बेसिकली दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि सिर्फ वो एक पेशेंट नहीं होता, पूरा परिवार होता है। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है तो अस्पताल में जब जाता है तो पूरा परिवार उसकी सेवा में लग जाता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रांसप्लांट के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है और वो अपना नॉर्मल जिंदगी मुख्यतः जीते हैं, अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी काम करते हैं वो काम कर पाते हैं। इसी तरह से मेरे पास में भी जब हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं, जो एक महिला थी जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो हमने उनसे इसी बारे में बात की थी। तो उन्होंने भी ये बताया कि देखिए, आपने सिर्फ मुझे नहीं बचाया, मेरे पूरे परिवार को बचाया था, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले उनका पूरा परिवार, उनके बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, उनके हस्बैंड ने जॉब छोड़ दी थी, सब अस्पताल में रहते थे। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वो नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रही थी, उनके बच्चे वापस से पढ़ाई करने लगे, सारी चीजें नॉर्मल हो गई। हम बात कर रहे हैं अंगदान पर, और कार्यक्रम में अभी तक आप सुन चुके हैं डॉक्टर अनिल ने भी हमें बताया कि किस तरह से अंगदान लिए जाते हैं। मैं बलराम जी से ये जानना चाहूंगी कि आपने बताया ऑर्गो से जुड़े हुए हैं, रिट्रीवल करती है, ये बैंकिंग करती है ऑर्गन्स की। तो सर मुझे ये बताइए कि जैसे एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, किसी का नियर एंड डियर इस सिचुएशन में हो, तो बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, कैसे कन्विंस किया जाता है, ये बड़ी एक मुश्किल हमें लगता है। तो किस तरह की परेशानियां होती हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे, और कोई आपको ऐसा वाकया भी याद आए जो आप लिसनर्स से शेयर करना चाहें? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ज्यादातर केसेस जो भारत में होते हैं अंगदान के, उसमें मुख्यतः जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ही होता है। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक तरीके से बहुत ही इमोशनल जो क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो जाती है फैमिली के लिए, क्योंकि कुछ समय पहले ही तो उन्होंने बात की होती है, सब कुछ तो उनकी जिंदगी
में नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन एकदम से जैसे ही उनको पता चलता है, ये न्यूज आती कि हमारे इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, फिर डॉक्टर बताते हैं कि देखिए आपके मरीज की दिमागी मृत्यु हो गई है, तो वो एक मतलब उनको फील नहीं होता कि सदमा लग जाता है कि ये एकदम से सडन उनकी लाइफ में एकदम कैसे हो गया। तो उस परिस्थिति में फिर उस समय में परिवार से अंगदान की बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। और उस टाइम पे परिवार की जो मानसिक स्थिति है उसको नॉर्मलाइज करना है ना, उसको इस लेवल तक लेके आना कि वो सामान्य हो जाए और वो बात करने की स्थिति में आ जाए। तो एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के लिए एक मेन मुख्य चैलेंज होता है, और परिवार के साथ साथ बात करनी है, उनको उनकी समस्याएं भी सुननी है। हो सकता है वो व्यक्ति उनके परिवार का एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ कमाने वाला था, पूरा परिवार उसी पे डिपेंड करता था, तो कोई भी व्यक्ति परिवार से जाता है तो एक सदमा तो रहता ही है परिवार के लिए। और हाल ही में केस हमारे पास इस तरह से आया था जिसमें कि एक जो युवती थी वो यंग थी, काफी 26 साल उनकी एज थी। अच्छा। हाँ जी, तो वो आ रहे थे, लौट रहे थे कहीं से, तो हापुड़ के पास उनका एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उनके ब्रदर भी साथ में थे। तो जो आगे की सीट में वो बैठी थी महिला, तो एक्सीडेंट में उनकी दिमागी मृत्यु हो गई। और उनका जो बड़ा भाई था जिनसे हम बात कर रहे थे और उनकी जो दिमागी मृत्यु के बारे में जो हमारी बातें हुई, फिर हमने ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी उनके बड़े भाई से बात की। तो उन्होंने बातों में जब काउंसलिंग के दौरान उन्होंने हमें बताया कि देखिए हमारी जो ये सिस्टर हैं यही जो है परिवार के मुख्य निर्णय लेती थी। अच्छा। हाँ जी। तो वो ब्रदर उस टाइम पे बड़ा इमोशनल थे और वो सिचुएशन भी वो जो था वो बड़ी इमोशनल थी। तो हमने उसी टाइम पे उस ग्रीफ काउंसलिंग जिसको कहते हैं वो की। अच्छा। ताकि वो नॉर्मलाइज हो सके। और मुख्यतः शुरू में तो जो है परिवार उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब हमने उनको समझाया कि देखिए आपकी सिस्टर किसी न किसी रूप में, किसी की बहन होगी, किसी के भाई होगा या किसी के पेरेंट्स फादर हो सकते हैं, उस रूप में जीवित रह सकती हैं, तो वो दूसरे दिन उन्होंने काफी सोचा और दूसरे दिन आकर के उन्होंने फिर इसको यस कहा, जिसकी वजह से हम लोग काफी लोगों की जिंदगी बचा पाए। जी, बहुत टफ होता होगा किस तरह से आप कन्विंस करते होंगे, क्योंकि बात यही है कि एक मनह स्थिति जो उस समय होती है आदमी की, वो सोच भी नहीं सकता है उस तरफ। तो बहुत नेक कार्य है और बहुत मुश्किल कार्य है जो इसको अंजाम आप दे रहे हैं, और बहुत जरूरत है समाज में ऐसे लोगों की जो इस तरह की बात पहुंचा सकें। और खासतौर पर आज आकाशवाणी के माध्यम से बलराम जी आप यहाँ आए समय निकाल कर, तो हम चाहते हैं दूर दराज तक जहां तक भी हमारा कार्यक्रम सुना जा रहा है, ये मैसेज आपका जाए कि किस तरह से अंगदान की आवश्यकता है। और आपने बताया कि आप किस चैलेंज को फेस करते हैं और डेली बेसिस पे करते हैं। तो मैं डॉक्टर अनिल आपसे एक चीज और जानना चाह रही थी यहाँ पर कि आपने ये तो बताया कि अगर कोई अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो वो कहाँ और कैसे रजिस्टर करे, लेकिन अगर किसी को ऑर्गन की जरूरत है, उसकी वेटिंग लिस्ट नोटो बनाती है, तो एक तो ये वेटिंग लिस्ट कैसे बनती है, और फिर ये भी बताएं कि कोई करना चाहे तो कैसे उसमें अप्लाई करे जिसको अंग की जरूरत है। देखिए, जिसको अंग की जरूरत है और उसके परिवार में कोई नहीं है देने वाला, जैसे किडनी और लिवर तो मैंने बताया कि जीवित व्यक्ति भी दे सकता है, लेकिन दूसरे अंग तो जीवित व्यक्ति नहीं दे सकता, हार्ट नहीं दे सकता, लंग्स नहीं दे सकते। तो उसमें क्या है कि जिस भी अस्पताल में वो इलाज करा रहे हैं सभी के पास लॉगिन आईडी पासवर्ड्स नोटो की तरफ से दिए गए हैं, और वो अपने अकाउंट्स को लॉगिन करके उसमें उनका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अस्पताल के स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। अस्पतालों की लिस्ट नोटो की वेबसाइट पर है, जहां जहां जिस अंग प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, तो वो लिस्ट हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं। जहां वो इलाज कराना चाहें उसमें जाके इलाज कराएं, और वो जब एडवाइस करते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो उनका रजिस्ट्रेशन एक लॉगिन करके वो डाल देते हैं। तो इसमें यह है कि उनका नाम वेटिंग लिस्ट में जुड़ जाता है। वेटिंग लिस्ट में नाम जब जुड़ता है तो उसमें ब्लड ग्रुप वाइज वेटिंग लिस्ट भी आ जाती है, उसमें इस स्टेट की वेटिंग लिस्ट आ जाती है कि इस राज्य की है। अच्छा। उस अस्पताल की वेटिंग लिस्ट में क्या नंबर है उसका, उस राज्य में कितना नंबर है, उस रीजन में कितना नंबर है, और पूरी कंट्री में क्या नंबर है, अंदाजा लग जाता है उनको कि मेरा नंबर कब आएगा। तो उसमें जब भी अंगदाता कोई देता है, कोई भी फैमिली जब डोनेट करती है, तो वो इन्फॉर्मेशन कंसर्न जो सोटो है हमारी उसके पास चली जाती है। फिर सोटो उसको वेटिंग लिस्ट के हिसाब से उसको ऑर्गन्स डिस्ट्रीब्यूट करता है कि ये इनका नंबर है तो इसको जाएगा। हाँ, इसमें ये है कि प्रेफरेंस दी जाती है कि भाई कोई अंग, जैसे हार्ट को ट्रांसप्लांट हमें 4 से 6 घंटे में ही करना होता है। जैसे ही अंग निकलेगा तो 4 घंटे में आइडियली हो जाना चाहिए ट्रांसप्लांट। टाइम नहीं होता उसको ज्यादा देर रखने में। किडनी का मैक्सिमम टाइम है जिसमें 24 घंटे तक जा सकते हैं हम।
लेकिन आमतौर पे सर्जन कहते हैं कि भाई जितना भी जल्दी से जल्दी वो अंग निकलने के बाद ट्रांसप्लांट हो जाए उतना सक्सेस रेट ज्यादा होती है। तो इसलिए इसमें पूरी व्यवस्थाएं लगती हैं। ग्रीन कॉरिडोर आपने सुना होगा रोड पे, तो रोड पे भी पूरी पुलिस और सबका कोऑपरेशन रहता है, एयरलाइंस का कोऑपरेशन रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का पूरा कोऑपरेशन रहता है इसमें। तो सभी लोग इसको एक्सपीडाइट करते हैं, हर प्रोसेस जो इन्वॉल्व है, जिससे कि हम विद इन द टाइम फ्रेम उस अंग को जिसकी जरूरत है, जिसका नंबर है, उस तक हम पहुंचा पाए। तो ये व्यवस्था पूरे देश में चलती है। पहले राज्य के अंदर जो अंग यूज हो रहे हैं पहले राज्य में यूज होंगे। अगर कोई अंग उस राज्य में नहीं यूज हो रहा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ फैसिलिटीज भी हर जगह एक जैसी नहीं है। कुछ राज्यों में तो हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट सब होता है, कुछ राज्यों में अभी किडनी भी नहीं होता है, ऐसे भी राज्य हैं। तो इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं, उनको हम अंगों को दान करके, क्योंकि दान सभी जगह आजकल लोग करना चाहते हैं, तो उनको अंगों को दान को हम बचाना, वो भी इस व्यवस्था का एक काम है। तो जागरूक करना लोगों को, पूरे समाज को जागरूक करना, ये भी पूरी व्यवस्था का काम है। और ऐसी सुविधाओं को बढ़वाना, ये भी हम लोग नोटो लेवल से करते हैं। तो गवर्नमेंट में सुविधाएं बढ़ाना, ये भी एक हमारा मुख्य कारण रहता है। तो जिसको भी जरूरत है उसका वेटिंग लिस्ट में नाम डल जाता है, हॉस्पिटल डालते हैं। फिर भी कोई दिक्कत किसी को आती है, चाहे अंगदान के लिए रजिस्टर करने में, अंगदान जो देना चाहते हैं उनको, या जो लेना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो हमारा एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर है जो 24 घंटे चालू रहता है। वहां पे हमारे ट्रेन्ड काउंसलर हैं जो ड्यूटी करते हैं। तो उसका नंबर मैं बता देता हूँ, और टोल फ्री हेल्पलाइन है 1800114770। हिंदी में भी बता देता हूँ, 1800114770। तो ये नंबर है, 24 घंटे चलता है। किसी को अंगदान कराना हो, किसी के घर में मृत्यु हो गई है, उसको कॉर्निया डोनेट कराना है। इसमें एक जरूर श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी का अंगदान घर से करवाना है, कॉर्निया कराना है, तो जल्दी से जल्दी कॉल कर लें, क्योंकि टाइम बड़ा कम होता है। तो जितनी जल्दी आप कॉल कर लेंगे उतना ही हम सक्सेसफुली उसके कॉर्निया रिट्रीव करवा पाएंगे, जल्दी करवा पाएंगे। जी सर, मैं वेटिंग लिस्ट के बारे में एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये बिल्कुल इस सीक्वेंस में बनती है कि जिसने पहले रजिस्टर किया, या इसमें कोई प्रायोरिटीज होती हैं, कुछ होता है? देखिए, इसमें अर्जेंट जो केसेस होते हैं, जिनको एकदम जरूरत है, लाइफ सेविंग है, कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो वेट कर सकते हैं, कुछ मरीज हैं जिनके लिए लाइफ सेविंग है, अभी नहीं मिला तो 4 दिन में, 1 हफ्ते में भी मृत्यु हो सकती है। ऊपर भी क्राइटेरियाज रहते हैं। जो जितने लंबे टाइम से डायलिसिस पर है उसका नंबर थोड़ा पहले रहता है, और इसमें वो क्राइटेरिया है। फिर जियोग्राफिकल रीजन मैंने बताया, क्योंकि हमें हार्ट को 4 घंटे में, मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां हम 4 घंटे में उस अंग को पहुंचा ही नहीं सकते, तो या उस जगह से नहीं पहुंचा सकते, तो जो नियर बाई है, तो उसमें तो पहले विद इन द स्टेट जाता है। तो विद इन द स्टेट अगर ऑर्गन नहीं यूज हो रहा तो फिर हम कंट्री लेवल पे जाते हैं। तो ऐसे इस तरह से प्रक्रिया रहती है। तो बाकी सिंगल रजिस्ट्रेशन होता है, हर पेशेंट का एक डोनर आईडी मिल जाता है, उसको नोटो आईडी बोलते हैं हम लोग। तो वो नोटो आईडी से उसका वेटिंग लिस्ट नंबर डिसाइड होता है, और उसको वो चेक भी कर सकता है। वो चेक कर भी, मतलब नोटो आईडी से अपने अस्पताल से जाके वो पता कर सकता है। जी जी। और इसमें क्या कोई चीजें ऐसे भी मैटर करती हैं कि डोनर का या रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप क्या है, या उसका जेंडर क्या है? जेंडर में इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कुछ अंग हैं, जैसे कि लंग्स हैं। लंग्स में कई बार रहता है कि फीमेल जो होती हैं जिनको चाहिए, और मेल अगर डोनर है, तो कई बार उसमें क्या होता है कि उनके डायमेंशंस मैच करने चाहिए, पर्टिकुलरली लंग्स वगैरह में और हार्ट में, तो वो मैच कई बार नहीं करते तो दिक्कत होती है। तो बाकी सच जेंडर का कोई ज्यादा रोल नहीं है। बाकी ब्लड ग्रुप का रोल रहता है, लेकिन आजकल जो है ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबल, जहां ब्लड ग्रुप मैच भी नहीं कर रहा है, वो वाले ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं। और एडवांस सेंटर्स में हो रही हैं। उनमें यह है कि थोड़ा सा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल हो रहे हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ब्लड ग्रुप ओ है, वो किसी को भी दे सकता है, उसके अंग किसी को भी लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह से रहता है। आमतौर पे पहले जब मृत्यु उपरांत जो अंग एलोकेट करते हैं, ब्लड ग्रुप वाइज करते हैं। अगर मान लीजिए उस ब्लड ग्रुप का नहीं मिल रहा है देने वाला,
क्योंकि मृत्यु उपरांत तो यूजुअली ब्लड ग्रुप मैच करके ही दिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं, जैसे ओ बाकी सबको भी दिया जा सकता है, तो अगर ओ वाला नहीं मिला तो हम दूसरे ब्लड ग्रुप वालों को भी उसमें कंसीडर कर लेते हैं। जी बलराम जी, हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, आपने चैलेंजेस फेस किए उसके बारे में बताया, एक किस्सा भी आपने बताया। मैं ये जानना चाहूंगी कि बहुत सारे मिथ्स हैं जो ऑर्गन डोनेशन के साथ जुड़े हुए हैं। कई बार जब बातचीत होती है तो ये होता है कि आपने तो सुने ही होंगे कि अगर आंखें दान कर दी तो अगले जन्म में हमें आंखें ही नहीं मिलेंगी, हम अंधे पैदा होंगे। उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनको बर्स्ट करने की आवश्यकता है, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं ऑर्गन डोनेशन को लेकर वो हम दूर कर सकें। तो कुछ ऐसा आप बताएं, क्या भ्रांतियां आप मुख्य रूप से सुनते हैं और आप क्या बोलते हैं उन लोगों को? देखिए, बिल्कुल सही बात है, और आज समय है, भारत सरकार भी, नोटो भी और वो भी काफी अवेयरनेस पे इस सब बातों पे काम भी कर रहा है। हम भी कम्युनिटी में भी जाते हैं, बहुत सारे टीचिंग इंस्टीट्यूशन में भी जाते हैं। तो बेसिकली कई बार जैसे हमारे पास में जो ऑर्गन डोनेशन के लिए हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो फैमिली को भी समझाते हैं। कई बार फैमिली को ये लगता है कि ऑर्गन डोनेशन मान लीजिए कर दिया तो बॉडी जो है डिसफिगर हो जाएगी, मतलब कि बॉडी खराब हो जाएगी। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से यहाँ पर कि देखिए, जो लेते हैं ऑर्गन रिट्रीव करते हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, सुपर सर्जन होते हैं, कह सकते हैं आप। तो बेसिकली वो एक ही इंसिजन से सारे ऑर्गन को रिट्रीव कर लेते हैं। तो जो भी आप ऑर्गन को लेने के बाद बॉडी कोई डिसफिगर नहीं होती, वैसे ही मेंटेन होती है, पूरी रिस्पेक्ट के साथ बॉडी को फैमिली को हैंडओवर किया जाता है। और ऑर्गन डोनेशन के बाद भी वो सारे आप रिचुअल्स कर सकते हैं जो पहले कर सकते थे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। और जहां तक है नेत्रदान में, जैसे लोग सोचते हैं कि पूरा आईज ले ली जाती है, नेत्रदान में भी आप सुपरफिशियल, एक कॉर्निया होता है जो आंखों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर सी होती है, वो होती है, तो उसको लेते हैं। तो आईज तो आपकी पूरी वैसी ही रहती है, तो इसलिए कहीं भी फेस डिसफिगर नहीं होता, कहीं पता भी नहीं चलता है कि कॉर्निया डोनेशन हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी श्रोतागण है उनको ये जो मैसेज है ये सोसाइटी में पहुंचाना है, और इसको एक चेन बनानी, ह्यूमन चेन। ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है हर व्यक्ति की इस देश में, कि वो इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो अंग की कमी से उनको जीवन और मौत के बीच में जो है उनको बचा सके हम लोग। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, और यही बात हम आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। तो अब बहुत समय नहीं बचा है, लेकिन मैं चलने से पहले डॉक्टर अनिल, आप कुछ कहें, क्या मैसेज है समाज के नाम? सबसे बड़ा मैसेज यही है, आज श्रोताओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि एक नेक मुहिम है अंगदान के लिए आगे आना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको उजागर किया है। हम सभी को प्रधानमंत्री जी के इस मुहिम में साथ देना चाहिए और अंगदान के लिए आगे आना चाहिए। एक व्यक्ति अंगदान करके कितने लोगों की जान बचा सकता है और कितने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। खाली आप व्यक्तियों की जान नहीं बचाते, उन परिवारों को एक पूरी जिंदगी देते हैं। तो एक ये बड़ा नेक काम है। इस नेक काम के लिए सभी लोग आए, और इसमें गवर्नमेंट जो मुहिम चला रही है, जो रजिस्ट्रेशन कर रही है, जो आप लोगों के लिए एक सुविधा दे रही है, तो उसमें सभी लोग जुड़े। ये एक पूरे सामाजिक एकजुटता का एक काम है और पूरा समाज इसमें जुड़े। तो इसमें एक सबसे बड़ा ये है कि आप खाली अपने तक ये जानकारी ना सीमित रखें, अपने परिवारजनों को, मित्रों को, सहयोगियों को, अपने जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, और पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूंगा जो यूथ है हमारा, देश का जो युवा है, उनको इसमें आगे आना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे आप भविष्य है हमारे देश का। तो जब तक आप इस बारे में नहीं सोचेंगे, कोई धर्म इसमें रुकावट नहीं बनता, कोई भी किसी तरह की रुकावट नहीं है। ये एक बड़ा नेक कार्य है। तो पुण्य, हम कहते हैं कि अंगदान जीवन दान, डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइव्स। अंगों को हम किसी को दान करके उनकी जीवन बचा सकते हैं, हम क्यों उनको नष्ट करें? क्यों ना अंगदान करके दूसरों का जीवन बचाएं। और अंगदान एक नेक कार्य है, मतलब अंगदान से अब जीवन भी मिलता है और पुण्य भी मिलता है। जी बिल्कुल, आपको पुण्य मिलता है सब दान से, पर जीवन और पुण्य दोनों मिले अंगदान से। इट इज एन एक्ट ऑफ अल्टीमेट सेक्रीफाइस। Everybody should join this movement of organ donation, which Honorable Prime Minister has been repeating many times in his Mann Ki Baat addresses. And let us all join the movement which has been initiated. एंड अंगदान के बारे में सोचें, यही मैं कहना चाहूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मैसेज के लिए। बलराम जी, आप भी क्या कहेंगे चलते चलते? देखिए, डॉक्टर अनिल कुमार जी ने बिल्कुल सही बताया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से ये कार्यक्रम किया है मन की बात में और अंगदान को रखा है, तो इसके बाद मैंने ये देखा है कि लोगों की जो प्लेजिंग है अंगदान के लिए वो बहुत काफी हद तक बढ़ी है।
और मुझे लगता है कि लोग और भी इस नेक काम के लिए आगे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन बचाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है जो हमारे जो नागरिक है देश के, कि वो इस काम को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन की रक्षा करें। जी, तो आज हमने बात की अंगदान, महादान, जीवन दान इस विषय पर, और हमारे साथ हमारे दो विशेषज्ञ रहे। डॉक्टर अनिल कुमार, आप नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो के डायरेक्टर हैं। हमारे साथ रहे श्री बलराम, आप सीनियर मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं और सीनियर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं, और वो एम्स न्यू दिल्ली में। और जैसा हमारे दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाना है, तो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को आप पुनः सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद एक बार में आपको नहीं समझ में आई, क्योंकि डॉक्टर अनिल ने इसमें नंबर्स भी बताए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स बताए हैं, साथ ही बहुत सारी और ऐसी चीज़ें बताई हैं बलराम जी ने भी, जिसको आपको शायद बार बार सुनने और बार बार फॉरवर्ड करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप हमारे YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को पुनः सुन सकते हैं। आकाशवाणी AIR हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है, तो जरूर इस कार्यक्रम को आप पुनः सुनिए और अपने जानने वालों तक फॉरवर्ड करिए। हमारे दोनों ही विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं और इतनी विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई है। धन्यवाद। धन्यवाद।